डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क डन का इक्वेशन है कि W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, बराबर है। अगर W पॉजिटिव हो, इससे पहले हमने पढ़ी, तो क्या रहेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ। ओके, और W अगर नेगेटिव रहा तो वर्क डन है ना बाय द सिस्टम है ना टू द सराउंडिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, टू द सराउंडिंग। ओके, अब वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या रहेगा, बराबर। ये प्लस W कब आएगा, जब ये पॉजिटिव आए। ये पॉजिटिव कब आएगा, देखिए यहाँ पर डेल्टा V क्या रहता, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, बराबर है। यानी यहाँ पर गैस कॉम्प्रेस्ड हो तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, बराबर है। और अगर गैस एक्सपांड हो तो W क्या आएगा, नेगेटिव। मीन्स अगर गैस कॉम्प्रेस्ड हो, इससे पहले लेक्चर में पढ़े, इसे बता रहा मैं आपको, है ना, तो W पॉजिटिव। और अगर गैस एक्सपांड हो तो W क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, अब देखिए वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नंबर 1 है इसमें फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस उसको बोलेंगे हम कि द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, बराबर है। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर डेल्टा V कितना रहेगा, 0, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक काम कीजिए आप, डेल्टा V को यहाँ पर रखिए, देयरफॉर है ना, कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0, नो वर्क इज डन, बराबर है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। सेकंड है इसमें फॉर आइसोबैरिक एक्सपांशन। किसके लिए, आइसोबैरिक एक्सपांशन या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, ये इक्वेशन वैलिड है, लेकिन किसके लिए, इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। कब, इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो उस वक्त ये इक्वेशन वैलिड रहेगा, ठीक है। और अगर प्रेशर चेंज हो, इफ वेरिएशन इन प्रेशर, बराबर, तो इसके लिए इक्वेशन ये बनेगा W इज इक्वल टू माइनस, है ना, इंटीग्रेट करेंगे V1 टू V2 PEX, और ये रहेगा dV, चेंज इन वॉल्यूम। ये किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, बराबर है ना, और साइक्लिक प्रोसेस एटसेट्रा, तो ये सभी के लिए वैलिड रहेगा। और ये 100% करेक्ट वाला इक्वेशन है, ठीक है। ये मतलब देखिए यहाँ पर W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ जब प्रेशर कांस्टेंट हो। और कौन सा वाला प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, बराबर है। इससे बेटर इक्वेशन ये है। ओके, क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड है कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोबैरिक, ठीक है। थर्ड वाला ध्यान से देखिएगा, है ना, फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोबैरिक में क्या था, इससे पहले पढ़े हमने, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, लिखा मैंने यहाँ पर, है ना, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। बार जो है प्रेशर का यूनिट है। ओके, आइसोथर्मल, थर्म बोल दो, है ना, टेम्परेचर, हीट है। तो यहाँ पर देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट हो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बराबर है। सो वी कैन रिटर्न एज दिस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा था,
ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम बहुत बार पढ़ लिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो देखिए इसका ग्राफ रहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बराबर है। मीन्स देखिए अगर प्रेशर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बराबर है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो तो प्रेशर डिक्रीज होता। तो ये रहेगा बेटा यहाँ पर V1 इनिशियल वॉल्यूम और ये रहेगा V2 फाइनल वॉल्यूम, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए 0 है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा इक्वेशन आएगा, और ये सभी के लिए वैलिड है। आइसोथर्मल के लिए क्या रहेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बिकॉज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, यहाँ तक क्या समझ गया। देखिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन में आपको समझाता क्या है, ये नोट किया क्या आपने, पक्का। चलिए देखिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, जिसमें हम डिराइव करेंगे मैक्सिमम वर्क का इक्वेशन क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस कॉल्ड एज मैक्सिमम वर्क। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा डिटेल कि ये रियल में कब मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, और डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूले याद भी रखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, क्या है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, और इसके बाद पढ़ेंगे हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। देखिए यहाँ पर इसका इक्वेशन हम ये डिराइव करने वाले हैं कि W मैक्स, ये फिर वर्क डन मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1 या फिर P1/P2। ठीक है, अब मैक्सिमम वर्क ये क्या बताओ, मैक्सिमम वर्क। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए मैक्सिमम वर्क क्या है, द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, द वर्क इज डन, ठीक है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम इसको, मैक्सिमम वर्क विच इज रिप्रेजेंटेड बाय W मैक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर परफेक्टली कंडक्टिंग कंटेनर यूज किया, कौन सा बोलिए, कंडक्टिंग कंटेनर। ओके, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हमने क्या किए कि गैसियस पार्टिकल फील्ड कर दिए, यहाँ हमने फीड किए हैं गैसियस पार्टिकल्स। ओके, और ऊपर हमने ऐड किए पिस्टन, और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने रखे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है जिसमें हम 1 ग्राम पार्टिकल्स के लाखों, 1 लाख, 10 लाख टुकड़े कर सकते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स, बराबर है। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या फील्ड बताइए, गैसियस मॉलिक्यूल, ये प्रेशर ऑफ गैस रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, PEX एक्सटर्नल प्रेशर, बराबर है। अब देखिए जब यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल एक्सपांड हो गए, बराबर है, तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ डाइवर्ट होगा। कब डाइवर्ट होगा, जब यहाँ से हम धीरे धीरे ये पार्टिकल्स बाहर निकालेंगे। मान लीजिए मैंने पार्टिकल्स बाहर निकाला, ठीक है, तो धीरे धीरे गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। जब यहाँ पर गैस का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, गैस का एक्सपांशन होने की वजह से कूलिंग होता है। क्या होगा, कूलिंग। ध्यान से देखना आपने, क्या जब मैं यहाँ पर धीरे धीरे ये पार्टिकल्स को रिमूव करूँगा, कौन से, ये स्मॉल साइज पार्टिकल्स जो है, जो जहाँ पर जिसने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया था, किसके बीच में, एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस के बीच में, तो धीरे धीरे हम पार्टिकल्स को बाहर निकाल रहे हैं। जब हम पार्टिकल बाहर निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम ऐसा इंक्रीज होगा। देखिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, यहाँ से वॉल्यूम मान लीजिए आप यहाँ तक क्या आ जाएगा, ठीक है, और ये गैसेस पार्टिकल्स,
ओके, और पिस्टन ऊपर डाइवर्ट होगा, धीरे धीरे यहाँ से हम पार्टिकल्स बाहर निकाल रहे और पिस्टन ऊपर डाइवर्ट हो रहा। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन, है ना, इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। अब धीरे धीरे निकालने की वजह से क्या हो रहा कि प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो प्रेशर है ये इक्वल रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर के प्लस जितना प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा, बराबर है ना, मतलब इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा, बराबर है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द, कैसे लिखेंगे, P माइनस डी पी। ये वेरी स्मॉल चेंजेस होता, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 लाख के नाक अगर पार्टिकल्स, है ना, 1 ग्राम पार्टिकल, 1 ग्राम गैसेस पार्टिकल को हम 2 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर चेंजेस जो है बहुत कम आएगा, बराबर है ना, क्योंकि हम एक एक पार्टिकल्स बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन ऑफ गैस, बराबर है। देखिए ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ गैस, गैस के एक्सपांशन के कारण क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा बताइए, कूलिंग होगा यहाँ पर, है ना। अब कूलिंग जब होगा तो ये जो गैसियस पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है ये सराउंडिंग से गैस को एब्जॉर्ब करेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, बराबर है। गैसियस पार्टिकल्स या फिर गैसियस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बराबर है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट कब होगा बताइए, जब यहाँ पर ये गैसियस मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, और यहाँ पर ऑब्टेन होगा मैक्सिमम वर्क, क्या ऑब्टेन होगा, मैक्सिमम वर्क। देखिए द वर्क डन है, द वर्क इज डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल, बराबर है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल होता प्रोसेस का हर स्टेप पर, इनफाइनाइट स्टेप पर, बराबर है ना। तो यहाँ तक के समझ में आ गया आपको कि मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, किसके बीच में, आइसोथर्मल और बताइए रिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में। ठीक है, देखिए जब गैस का एक्सपांशन होगा, बराबर है, गैस के एक्सपांशन की वजह से कूलिंग होता। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर कूलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ के जो गैसेस पार्टिकल है कंडक्टिंग होने की वजह से ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और हीट एब्जॉर्ब करने के कारण इसके अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बराबर है। यहाँ तक क्या आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन इक्वेशन क्या है कि W इज इक्वल टू माइनस पी, है ना, और क्या है डी वी या फिर डेल्टा वी, ठीक है। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बताइए आप, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और ये क्या रहेगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, और ये हमेशा कहाँ पर रहता बताइए, इक्विलिब्रियम पर, बराबर है ना। पी एक्सटर्नल ये हमेशा क्या रहता, ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, हमेशा ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो एक काम कीजिए आप यहाँ पर इक्वेशन को पुट अप कर दीजिए, बताइए कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, है ना। अब यहाँ इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, बोलो हो गया सॉल्यूशन इसका। W मैक्स यहाँ से क्या मिलेगा हमारे को, मैक्सिमम वर्क, बराबर है ना, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू, बताइए आप इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर लिखेंगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, V1 टू V2 एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, बराबर है। सो कैसे लिखेंगे, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, ओके, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, V1 टू V2 डी वी अपॉन वी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए W मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी, है ना, अपर लिमिट क्या हो जाएगा V2 और ये लोअर लिमिट V1। यहाँ तक के समझ गया पक्का। देखिए सो W मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, ठीक है, एल एन V2 माइनस एल एन V1, V2 माइनस V1। सो W मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, है ना, एल एन V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं ऐसा। अब टेकिंग लॉग बेस 10, टेकिंग लॉग बेस 10, अब यहाँ हम इसका लॉग बेस 10 ले लेते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303, है ना, ये ln हटा करके हम एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं 2.303
nRT तो सारे कांस्टेंट है और यहाँ पर यूज करेंगे लॉग बेस 10, बराबर है ना। ये ln नेचुरल लॉग हटा करके हमने लॉग बेस 10 लिए, तो इसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू लगाए 2.303, ये माइनस साइन ऑलरेडी पहले से था, V2/V1 बराबर है, क्या रहेगा V2/V1। यहाँ तक क्या आप समझ गए, इधर का नोट किए गए। देखिए और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, ये नोट किया ना, देखिए नहीं किए होंगे तो पॉज करके नोट कर लो। देखिए हाँ, यहां तक आपको समझ में आ गया पक्का। चलिए देखिए, हाँ बराबर है, ये इक्वेशन सेम है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू, बोलो P2 V2 बराबर है। कैसे लिखेंगे आप, सो W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1/P2, ये सेकंड इक्वेशन। W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1/P2, ये इक्वेशन किसका रहेगा बताइए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये भी क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, बराबर ना। यहां तक के समझ में आ गया पक्का। देखिए अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ ना हो और नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ ना हो, इफ टेम्परेचर एंड n आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आर नॉट गिवन, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, बराबर है ना। तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, N1RT1 और P2 V2 इज इक्वल टू N2RT2। देयरफॉर वी कैन रिटर्न एज W max, है ना, किसके लिए रहेगा, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। बताइए माइनस 2.303, है ना, P1 V1 इसकी अगर आप पुट कर देंगे, है ना, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, है ना, P2 V2 इज इक्वल टू nRT2, है ना, लॉग बेस 10 बताइए P1/P2, या फिर कैसे लिखेंगे, W max, है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस 2.303 P1 V1 लॉग बेस 10 V2/V1, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या। चाहे तो प्रेशर के लिए यूज करते या फिर वॉल्यूम के लिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये इक्वेशन याद रखेंगे तो ये nRT की जगह हम यूज कर सकते हैं P1 V1 या फिर P2 V2, बराबर है। तो ये इक्वेशन था किसके लिए बताइए, वर्क डन, है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है, किसके लिए है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब इरिवर्सिबल के लिए बताता मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये नोट किया क्या आपने, चलिए थोड़ा जल्दी नोट कीजिए। फिर हम एडियाबैटिक एक्सपांशन पर आ जाएंगे, ओके। मेन फॉर्मूले है ना, देखिए क्या रहेगा, यहाँ पर रिवर्सिबल था, अब रहेगा इरिवर्सिबल, है ना, आइसोथर्मल एक्सपांशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो नंबर 1 है इन वैक्यूम, है ना, जिसको हम फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस बोल सकते हैं, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। मान लीजिए अगर हम गैस को वैक्यूम में लेके गए तो वहां पर उसका प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है 0 रहेगा, कितना, 0, बराबर है। मीन्स वहां पर ड्राइविंग फोर्स 0 रहती है। किसी कंटेनर में हमने गैसेस पार्टिकल भरे और पूरे पार्टिकल्स बाहर आ गए, ठीक है। बाद में वैक्यूम के पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मतलब वहाँ पर प्रेशर ही नहीं है कि वो डबल रिवर्स उस पार्टिकल्स को कंटेनर में ऐड कर सके। मीन्स क्या रहेगा, क्या वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 रहेगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो सो माइनस P क्या है, डेल्टा V, देयरफॉर W इज इक्वल टू 0, बराबर है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 रहेगा तो देयर इज नो वर्क इज डन, जो हमने पढ़े थे इससे पहले के लेक्चर में मैक्सिमम वर्क में, है ना, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, ठीक है। सेकंड ध्यान से देखिएगा, पहले क्या बताया मैंने आपको, इन वैक्यूम, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। तो एक ही जो इक्वेशन है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, बराबर है क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। जब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसके लिए इक्वेशन ये वैलिड है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये था इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा, लेकिन ये कब रहेगा, जब प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा हो किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से, PE x से, इससे पहले हम पढ़ते हुए आइए, ठीक है। यहाँ तक के समझ गया। अब देखिए एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है ना। एडियाबैटिक एक्सपांशन क्या रहेगा, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच डू नॉट एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब यहाँ पर Q कितना रहेगा, 0 रहेगा, बराबर। यहाँ पर हीट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या था, बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट था। जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जस्ट हमने पढ़े, ठीक है। अब एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन क्या रहेगा, देखिए आप, एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये थोड़ा फिजिक्स का पॉइंट है। एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और इनका पावर है ना, P1 V1 पावर गैमा, P2 V2 पावर गैमा। ये इक्वेशन है किसका, एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए। किसके लिए, एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, ये नोट किए क्या, चलिए देखिए, बस डायरेक्ट याद भी कर लिए चलेगा, ये आपको फिजिक्स में आएगा, ठीक है ना। देखिए हाँ, चलिए नोट किया आपने, अब ध्यान से देखिएगा। एडियाबैटिक क्या है बोलिए, एडियाबैटिक है ना आइसोथर्मल एक्सपांशन, इसका इक्वेशन याद रखिए, W इज इक्वल टू NR अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1, एक ये इक्वेशन है। गैमा याद हो आपको Cp अपॉन Cv, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़े है ना। गैमा मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना रहता, डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना है, और पॉली एटॉमिक गैस के लिए या फिर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कितना रहता है, याद है कि आपको, जल्दी बताओ। 1.66 है ना, 1.40 और ये 1.33, बराबर है ना, Cp अपॉन Cv। तो देखिए एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है, यहाँ तक के समझ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W क्या रहेगा, एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन, ओके, इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन है ना गैमा माइनस 1, ये फिजिक्स में है आपको, ठीक है। एक लास्ट है, क्या था, एडियाबैटिक, सॉरी आइसोथर्मल लिखने पर, रिवर्सिबल के लिए ही, आइसोथर्मल के लिए तो हो गया, बराबर, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, ठीक है। और यहाँ पर ये रहेगा एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, इसके लिए इक्वेशन वही जो सभी के लिए वैलिड है, W इज इक्वल टू, बोलो, माइनस है ना V1 V2 है ना P एक्सटर्नल, और ये रहेगा D। कहाँ से आया है, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V से, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V या फिर D, ठीक है। यहाँ तक की समझ में आ गया आपको। तो ये वर्क डन था इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि एंथैल्पी क्या रहता है, एंट्रोपी क्या रहता, वो डिटेल स्टडी की। ओके, बाय।